जय श्री नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कुछ अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र के बारे में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारगर्भित है। और अगर आप किसी जातक की कुंडली का फलादेश कर रहे हैं तो आपको इन सूत्रों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं। ये आपका लग्न हुआ और चंद्रमा जिस राशि में बैठते हैं वो आपकी राशि हो जाती है। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हों। लग्न से 11वें भाव को क्या बोलते हैं? लाभ भाव बोलते हैं। ये लाभ भाव हुआ। और चंद्रमा से लाभ भाव कौन सा हुआ? ये लग्न का 11th हाउस ये हुआ। और चंद्रमा जिस राशि में बैठते हैं, आपकी राशि कैसे बनती है? जिस भाव में चंद्रमा होते हैं वही आपकी राशि होती है। यानी आपकी राशि से 11th हाउस वो आपका राशि से लाभ भाव हुआ। और ये क्या हुआ? लग्न से आपका लाभ भाव हुआ। इन भावों में अगर कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको जीवन भर धन का आगमन बना ही रहेगा। धन विभिन्न स्रोतों से आपको लाभ पहुंचाएगा ही। अगर इन भावों में एक से अधिक ग्रह हैं तो और अच्छी बात है। और इस पर अगर दृष्टि भी पड़ रही है तो मान लीजिए यहाँ से है, यहाँ बुध है और यहाँ से शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो और अच्छा होगा आपके लाभ के लिए। उसी तरह से चंद्रमा यहाँ पे है। मान लीजिए कि आपके चंद्रमा से 11th हाउस में मंगल हो, शनि हो, शुक्र हो, गुरु हो, कोई भी ग्रह हो तो जातक को जीवन पर्यंत लाभ ही लाभ मिलेगा। उसको कोई न कोई स्रोत से जीवन पर्यंत आमदनी बनी ही रहेगी। जितने अधिक ग्रह होंगे उतना अच्छा, जितने अधिक ग्रहों की दृष्टि होगी उतना अच्छा। शास्त्र में तो कहा जाता है कि अगर लाभ भाव में क्रूर ग्रह हो तो वो और अच्छा फल देते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे सूत्र के बारे में। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र यहां हो, बृहस्पति यहां हो एवं बुध यहां हो, है तो 6, 8, 12 का भाव है ना। लेकिन शुक्र की जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं। काल चक्र के कुंडली में ये 12वां नंबर होगा। और शुक्र जो है जब 12वां भाव में आते हैं तो ये अच्छा फल देते हैं। कोई भी ग्रह 12th हाउस में अच्छा फल नहीं देता है, सिर्फ शुक्र है जो अच्छा फल देते हैं। हालांकि शुक्र जो है अगर ये शनि की राशियों में हो, यानी मकर राशि और कुंभ राशि में होंगे, लग्न में हो, नवमांश में हो, तो फिर जातक को उतना अचीवमेंट नहीं मिलेगा, उतना अच्छा वैभव नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। शुक्र क्या है? वैभव है। और शनि क्या है? वैराग्य है, न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, वैराग्य भाव रखते हैं। तो ऐसी स्थितियों में शुक्र अगर मकर राशि, कुंभ राशि में होंगे तो फिर जातक को लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ अगर शुक्र नीच राशि में भी होंगे, शुक्र नीच राशि में किस में होते हैं? 6 नंबर की राशि यानी कन्या राशि में भी अगर होंगे शुक्र, तो भी जातक को वो लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ मिलना चाहिए। क्या है? लाभ भाव का व्यय भाव है। 12th हाउस क्या है? लाभ भाव का व्यय भाव है। यानी जातक को अगर कहीं से लाभ मिल रहा है तब तो व्यय कर रहा है, तब तो वो खर्च कर रहा है। यानी शुक्र अगर किसी जातक की कुंडली के 12th हाउस में है शनि की राशियों एवं नीच को छोड़ करके, तो फिर बहुत ही अच्छा है। जातक को जीवन पर्यंत लाभ ही जो लाभ होगा उसको वैभव, सुख, सुविधा, संपन्नता में कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। वहीं यदि किसी जातक कुंडली के 6ष्ठम भाव में बृहस्पति हों, यदि किसी जातक की कुंडली के 6ष्ठम भाव में बृहस्पति हों तो ये 10म भाव, ये आपका 10म भाव है। ये क्या है? आपका कर्म भाव है ना। कर्म भाव का ये भाग्य भाव हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी जो आपका
कर्म है, कर्म का ये 9th हाउस हुआ यानी भाग्य भाव हुआ। यदि किसी जातक की कुंडली में षष्ठम में बृहस्पति हो तो ऐसे जातक को अपने कार्य क्षेत्र का भाग्य का पूरा समर्थन मिलता है। और साथ ही साथ बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 बृहस्पति की भी जो है पंचम दृष्टि जो है आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, अमृत दृष्टि, तो वो जातक को लाभ ही लाभ देगी। वहीं अगर बुध जो है यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में है तो ऐसा जातक बहुत ही क्रिएटिव होगा, उसकी क्रिएटिविटी औरों से अलग होगी। ऐसा जातक गूढ़ विषयों गुप्त विद्याओं का अच्छा जानकार हो सकता है। ऐसा व्यक्ति राज आज्ञा पर दूसरे को दंड देने के सामर्थ्य भी रखता है, क्षमता रखता है। अब हम बात करते हैं तीसरे स्थिति के बारे में। यदि किसी जातक की कुंडली में मान लीजिए कि तृतीय भाव का स्वामी है, वो षष्टम में, अष्टम में या द्वादश में चला जाए, किसी भी भाव का स्वामी को षष्टम, अष्टम और द्वादश में जाने पर उसके प्रभाव में कमी आती है, जैसा कि हम जानते हैं। अच्छा नहीं माना जाता है। त्रिक भाव है, छठा, आठवां, 12वां भाव को त्रिक भाव बोलते हैं, शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन अगर वही ग्रह स्वराशि में हो, उच्च का हो, अपने मित्र के घर में हो, डिग्री वाइज मजबूत हो, तो ऐसा कहा जाएगा कि यह उस भाव में भी जा करके उस भाव के फल को, ठीक है, थोड़ा विलंब करेगा। अगर कोई कार्य करना है हमको, इसमें मान लीजिए कोई कार्य कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा कार्य में विलंब आएगा, मगर वो कार्य होगा। अब मान लीजिए कि अगर चतुर्थ भाव का स्वामी है और वो चला गया है षष्टम में, चला गया अष्टम में, चला गया द्वादश में चला जाएगा, तो है अब उसको गाड़ी खरीदने का, बहुत ही लग्जरी गाड़ी खरीदने का उसका एक शौक है, सपना है, तो हो सकता है कि वो सपना पूरा करने में थोड़ा समय लगे, मगर वो होगा जरूर। क्यों? क्योंकि इस भाव का जो स्वामी है इस भाव में बैठा है, अपनी उच्च राशि में, स्व राशि में, मित्र के घर में है, अच्छी डिग्री वाइज से है, तो फिर दिक्कत की बात नहीं। हाँ, कभी परेशानी होगी जब यह नीच राशि में हो, शत्रु के घर में हो, अस्त हो, डिग्री वाइज कमजोर हो, तो फिर लाभ नहीं मिलेगा, तब फिर परेशानियां रहेंगे। अब हम चौथी स्थिति बात करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में मान लीजिए कोई ग्रह है बाल अवस्था में है और वृद्ध अवस्था, जैसे किसी व्यक्ति का भी बाल अवस्था होता है, वृद्ध अवस्था होता है, उसी तरह ग्रह भी जो है जब ग्रह मान लीजिए इस लग्न से द्वितीय भाव में आए, गोचर में, तो क्या होगा, यहां से यहां आएंगे तभी तो दूसरे भाव में जाएंगे, इस भाव में शिफ्ट करेंगे। तो जब ग्रह यहां पे होगा तो वो कमजोर होगा। जैसे जैसे ग्रह बढ़ता चला जाएगा, यहां तक आएगा, तो जब ग्रह यहां पर रहेगा तो कमजोर रहेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वो मजबूत होता चला जाएगा, और फिर जब दूसरे भाव में जाने रहेगा, यहां आएगा तो फिर वो ग्रह कमजोर हो जाता है। फिर जैसा जानते हैं कि एक 360 डिग्री में पूरा बना हुआ है और 12 भाव होते हैं और एक भाव 30 डिग्री का होता है। तो जातक अगर कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री का है तो वो बाल अवस्था में है, और 24 से 30 डिग्री का है तो वो वृद्ध अवस्था में है। यानी कोई ग्रह अगर बाल अवस्था में है तो जो उसके प्रभाव होंगे वो कम होंगे, वही वृद्ध अवस्था में अगर कोई ग्रह है तो जो उसके प्रभाव होंगे वो अपेक्षाकृत उतने नहीं होंगे। मान लीजिए कि शनि महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो शनि की कितनी दृष्टियां होती हैं? 3 दृष्टियां होती हैं, 1 2 3, यहाँ पर प्रभाव डालेंगे, यहाँ पे प्रभाव डालेंगे और यहाँ पे प्रभाव डालेंगे। तो शनि के जो प्रभाव पड़ेगा, अगर शनि मान लीजिए कि डिग्री वाइज में बाल अवस्था में है, तो इस पर, तो लग्न पर, पंचम पर और अष्टम में जो इनका प्रभाव होगा वो शुरुआती समय में कम होगा, और जैसे जैसे समय बीतेगा उसका प्रभाव अधिक बढ़ने लगेगा, और जब फिर 30 डिग्री के, जब आज 24 से 30 डिग्री के रहेंगे तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर मान लीजिए अगर वही शनि मान लीजिए यहाँ 15 डिग्री के हैं तो उसका जो प्रभाव होगा वो अधिक होगा अपेक्षाकृत, 0 से 6 डिग्री हो या 24 से 30 डिग्री हो, उसके अपेक्षाकृत शनि जो है अगर 15 डिग्री के वाइज में है तो वो काफ़ी अच्छा फल देंगे, अपना पूर्ण फल प्रदान करेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा, शास्त्रों में भी लिखा है
कि कोई ग्रह अगर वक्री होते हैं तो वो मार्गी से ज़्यादा फल देते हैं, ज़्यादा ताकतवर होते हैं, 3 गुना से भी अधिक ताकतवर होते हैं। लेकिन शनि जो हैं मार्गी में ज़्यादा ताकतवर होते हैं अपेक्षाकृत वर्गी से। कोई ग्रह वक्री कब होते हैं? जब कोई ग्रह पृथ्वी के पास से होकर गुजरते हैं तो फिर वो वक्री होते हैं। ऐसा जान प्रतीत होता है, ग्रह कोई वक्री नहीं होते हैं, मगर ऐसा जान प्रतीत होता है कि वह ग्रह वक्री है। मगर शनि जो हैं जब वक्री होते हैं तो उनका जो प्रभाव होता है वो कम होता है अपेक्षाकृत जब वो मार्गी होते हैं। अन्य ग्रह वक्री होने पर 3 गुना से अधिक, 3 गुना 5 गुना फल देते हैं। किसी जातक का सिंह लग्न की कुंडली है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी उसके मार्केस कौन हुए? शनि महाराज हुए। तो जब ये अगर वक्री हैं तो ये ज़्यादा फल नहीं देंगे, मगर वहीं अगर ये जो मार्गी रहेंगे तो उस जातक को ज़्यादा कष्ट देंगे अपेक्षाकृत वक्री के। अब हम बात करते हैं कोई ग्रह अस्त कब होता है। जब कोई ग्रह परिक्रमा करते करते सूर्य के समीप चले जाता है, यानी 15 अंश के भीतर आ जाता है, तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। जैसे मंगल 7 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं, शुक्र 9 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं, गुरु 11 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं, चंद्रमा 12 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं, शनि 15 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं, एवं बुध जो है 13 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं। जैसे कोई ग्रह सूर्य के समय भी जाएगा तो क्या होगा? वह ग्रह अस्त हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में उसका जो असर होगा, प्रभाव होगा, वो कम हो जाएगा। मान लीजिए कि सूर्य एवं बुध यहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर इनके बीच में सूर्य मान लीजिए कि 7 डिग्री के हैं और बुध 5 डिग्री के हैं, तो फिर ये दोनों अस्त हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे सूर्य यहाँ रहेंगे, बुध जैसे जैसे इनसे दूरी चलते चले जाएंगे, मानी इनके दोनों के बीच में डिग्री वाइज अंतर हो जाएगा, तो फिर ये बुध जो है अस्त से फिर उदित हो जाएंगे और अच्छा फल देने लगेंगे। यहां ध्यान देने की बात है, बुध, शुक्र एवं शनि, किसी जातक की कुंडली में शुक्र एवं शनि सूर्य से अस्त है, तो भी ये जो अपना प्रभाव है जिस भाव में है, मान लीजिए इस भाव में अगर शुक्र बैठे हैं और ये अस्त हैं, तो भी ये शुक्र जो है इस भाव का जो है फल देंगे। जिस भाव के स्वामी हैं उसका भी फल देंगे, ये भाव या भावेश दोनों का ये फल देंगे। उसी तरह से शनि भी जो है अस्त होने के बावजूद भी उस भाव और भावेश का ये फल देते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा अस्त है तो वैसे जातक को माता के सुख में कमी मिलती है, संपत्ति देरी से मिलती है। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल अस्त हैं तो फिर वो भूमि वाहन प्रॉपर्टी से संबंधित उसको समस्या आती है, साहस में कमी दिखी जाती है। बुध है तो क्रिएटिविटी खत्म रहेगा उस जातक का, त्वचा से संबंधित कुछ बीमारियां आ सकती हैं। गुरु है तो जितना ज्ञानी है मगर उस हिसाब से उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा। शनि है तो उच्च पदस्थ नहीं मिलेगा। शुक्र है तो वैभव में कमी आएगी, यौन रोगों में पत्नी से अनबन की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। यानी शुक्र एवं शनि सूर्य से अस्त भी हैं तो भी ये अपना भाव और भावेश दोनों का फल देते हैं, यानी जिस भाव में बैठे हैं उसका और जिस भाव का स्वामी है वो दोनों का ये फल अच्छा देते हैं। अगर मान लीजिए अगर बुध हैं, अगर बुध और सूर्य हैं साथ में, तो बुध जो है अगर अस्त हैं तो ये अपना फल नहीं देंगे जब तक ये उदित नहीं हो जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हर ग्रह अपने शत्रु घर में चला जाता है तो उसके फल कम मिलते हैं, वो नेगेटिव फल देने लगता है। लेकिन मंगल बुध के घर में जाते हैं, बुध की जो राशियाँ होती हैं कन्या और मिथुन राशि में जब जाते हैं मंगल, तो भी ये अपना फल में कमी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं?
क्योंकि मंगल सेनापति हैं और बुध क्या है, युवराज हैं। तो क्या सेनापति युवराज के यहाँ जाएगा तो फल में कमी करेगा? नहीं। यदि किसी जातक की कुंडली में मान लीजिए कि मंगल बैठे हुए यहाँ पे है ना, 3 नंबर की राशि में बैठे हैं या 6 नंबर की राशि में बैठे हैं मंगल, तो भी ये अपना जो प्रभाव है कम नहीं करेंगे, उतना ही ये प्रभाव देंगे। अगर कोई दूसरा ग्रह, अगर कोई दूसरा होता तो क्या होता है, उसके अपने फल में कमी करने लगता, निगेटिविटी आने लगता, फल भाव दूषित हो जाता, भाव प्रभावहीन हो जाता। मगर मंगल जो हैं बुध की राशियां कन्या और मिथुन में अपना अच्छा ही फल देते हैं। मंगल को शत्रु घर का दोष नहीं लगता है, मंगल को मैंने बुध की राशियों का दोष नहीं लगता है। कोई ग्रह अगर अस्त है 6, 8वें, 12वें भाव में है तो वो अच्छा ही होगा। क्यों? ग्रह अगर कमज़ोर होंगे तो फिर 6, 8वें, 12वें भाव का जो प्रभाव है उसमें कमी लाएंगे, निगेटिविटी और कमी करेंगे, अपना जो फल है पूरा नहीं दे पाएंगे, यानी आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति यहाँ अस्त हैं, ठीक है, अगर अस्त होंगे तो जो इनका प्रभाव होगा, जो इस भाव से जो हानि होने वाली रहेगी, उस हानि में ये कमी हो जाएगी, यानी जातक को इससे बेनिफिट्स मिलेगा। मान लीजिए कि हमको वहाँ पर अगर मान लीजिए इस भाव से हमको 500 रुपये की हानि हो रही थी, लेकिन चूंकि ये बृहस्पति जो है अस्त है, ये ग्रह अस्त हो, नीच भी हो, तो क्या होगा, 500 की जगह नहीं होकर के हमको 200 रुपये की ही हानि होगी, यानी हमारे लिए तो ये अच्छा ही हुआ ना। यानी अगर कोई ग्रह षष्टम, अष्टम एवं द्वादश में अस्त हो, नीच राशि में हो, तो जातक को इसका बेनिफिट्स ही मिलते हैं। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।